प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। महिला सशक्तिकरण समेत कई विषयों का किया जिक्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए। कई राज्यों के राज्यपाल बदले। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा को दी कई सौगात। जामताड़ा में आजसू पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार बनने पर राज्य में होगी नियुक्तियों की सीबीआई जांच। और जमशेदपुर में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से। जेएफसी और असम राइफल के बीच उद्घाटन मैच। पेरिस ओलंपिक में भारत को शूटिंग और तीरंदाजी में पदक की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते हुए लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के विजेताओं की भी चर्चा की तथा उनसे संवाद किया। अभिनंदन है, इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। झारखंड समेत देश भर में मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने काफी संजीदगी से सुना। खास और आम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को प्रेरणादायक और देश के नव निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने श्री मोदी की बातों को आत्मसात करने का भी संकल्प लिया। साहिबगंज के बरहेट में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। में ये काफी दुर्गम इलाका है और ये जो बरहेट का इलाका है, साहिबगंज का इलाका है, यहाँ पर कई पीढ़ियों से ये लोग जो है ये बांस से अपनी जो कारीगरी करते हैं, इसमें कई पीढ़ियां उनकी लगी हुई है और उस पीढ़ियों के जरिए वहां पर ये निर्माण करते हैं। और देखिए किस तरीके से खूबसूरत निर्माण ये बांस के जरिए ये लोग करते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जब कला संस्कृति की बात कर रहे थे कि कैसे उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, कैसे जो उनके छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, कैसे जो पीढ़ियों से प्रयास चले आ रहे हैं, वो आज के डेट में चाहे दिल्ली मंडपम हो चाहे दूसरे जगह हो, वो तमाम जगहों पर वो शोकेस का भी काम करता है और उससे एक देश की जो रिच कल्चर है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से लोगों का हौसला बढ़ाया और लगा, कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ ये सिद्धू कानू के
शहीदों की धरती है और बरहेट, और यहाँ पर आदिम जनजाति ज़्यादातर रहते हैं। और वैसे आदिम जनजाति जो लोग यहाँ के आसपास के जो बांस से बना हुआ कलाकृति है या अन्य चीज़ों से बना हुआ जो एक ग्रामीण परिवेश का है, उसको अगर दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री चर्चा में लाते हैं और उससे उसकी बिक्री बढ़ती है, उसका प्रचलन बढ़ता है। कैसा लगा आज मन की बात में, क्या प्रेरणा? मन की बात में यही लगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों का दिग्दर्शन कैसे कराते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है और कैसे जीवन का हर एक क्षेत्र में वो अपने देशवासियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सुशासन पर जोर दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो एक दूसरे की बेहतरीन योजनाओं को अपने राज्यों में लागू करें। भाजपा द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित मुख्यमंत्री परिषद का उद्देश्य राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना, सर्वोत्तम शासन प्रथाओं का पालन करना और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों का वितरण करना है। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। राज्य के निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, पंजाब और सिक्किम समेत कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम से पूर्व लोकसभा सांसद रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल, जबकि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पूर्व IAS अधिकारी के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने पर कई राजनेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। संतोष गंगवार जी राज्यपाल झारखंड के बने हैं, उनका स्वागत है। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर संतोष गंगवार जी का अभिनंदन है, स्वागत है। वो सबके राज्य के अभिभावक के रूप में विकास की गति को नया आयाम देंगे, उनका अभिनंदन है। इस बीच निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र का दायित्व सौंपे जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र और मां भारती की सेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई है कि उन्होंने झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी में भी बतौर राज्यपाल अपनी सेवाएं दी हैं। निवर्तमान राज्यपाल ने इन राज्यों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके दिलों में स्मृतियां हमेशा रहेंगी। चतरा में उद्घाटन सह चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह की मौजूदगी में 78,18,1972 रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन हुआ। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और चेक का भी वितरण हुआ। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में आसू पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी संबोधित किया।
जामताड़ा के यज्ञ मैदान में आंसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने युवाओं को रोजगार देने समेत हर मोर्चे पर राज्य सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने सरकार पर आदिवासियों के साथ वादाखिलाफी और उन्हें छलने का भी आरोप लगाया। अब बताओ सरकार का प्लान क्या है? सरकार मंच में आकर अब तो सरकार का समय खत्म हो गया, लेकिन भी झूठ बोलने में कैसा गलत बोल सकता है, कैसे झांसे में ला सकता है? ये आश्चर्य है कि अपना ही बनाया हुआ, अपने लोगों से चुना हुआ सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र करता है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण कुमार गुप्ता ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर टिप्स दिए और सत्ता परिवर्तन का संकल्प जताया। विशेष रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बहनों के विरोध, आपके बहनों के सहयोग से इस झारखंड में चलने वाली भ्रष्टाचार सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और जामताड़ा विधानसभा में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, इतना आपको विश्वास दिलाना। इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य में नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अनियमितताओं को देखते हुए सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनते ही सीबीआई जांच कराई जाएगी। श्री बावरी ने कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने हजारीबाग में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने हजारीबाग में शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी सुधार की जरूरत बताई। विकास कार्यों पर भी उन्होंने जवाब तलब किया। वो सही तरीके से अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें हक हिस्सा मिल पा रहा है या नहीं, जो जनरल है, और जो पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पे उतर पा रही है या नहीं, इस पे ही हम लोगों का फोकस रहा है। एजुकेशन है, अगवा आवास है और तमाम तरह की चीज़ें हर विभाग से रिपोर्ट ली गई है। वो रिपोर्ट को लेने के बाद हम लोग जो है एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त सह मतदाता सूची प्रेक्षक अंजनी कुमार मिश्रा ने खूंटी जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बीएलओ और सुपरवाइजर से द्वितीय विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर किए जा रहे विषयों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मुरहू के कुंदी राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का भी निरीक्षण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने खूंटी परिसदन भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से फिर शुरू होगा। इस दौरान प्रश्नकाल होगा, साथ ही सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। रोजगार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विपक्ष काफी मुखर है, जिसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ सकती है। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने 170 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी सह प्रभारी सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जमशेदपुर चाईबासा बस स्टैंड में एक व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर खड़ा है। सूचना पर टीम गठित कर छापामारी कर उस शख्स को धर दबोचा गया। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला पदार्थ मौजूद होने की आशंका है। उसके बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाई और जब उस टीम ने छापामारी किया तो वहाँ पे वह व्यक्ति और उसके पास से लगभग 170 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला एक पदार्थ हम लोगों ने जब्त किया। उसकी प्रॉपर विधिवत जब्ती बना करके हम लोगों ने उस व्यक्ति को उसके पास से लिया और उसके पश्चात जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ किया गया तो उसने कुछ लोगों का नाम इसमें और भी लिया है। तो अब हम लोग उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं। बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खनन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस सिलसिले में बोकारो जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने चंदन कियारी प्रखंड के
गुंडली भीटा क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से भंडारित लगभग 38,000 घनफीट बालू बरामद किया गया। राजकीय श्रावणी मेला के 7वें दिन आज सुबह 4:15 बजे देवघर बाबा बैजनाथ मंदिर का पट खुलते ही भक्तों द्वारा जलार्पण शुरू हो गया। इस क्रम में कांवरियों की कतार तड़के सुबह ही बीएड कॉलेज तक पहुंच गई। इधर देवघर बाबा धाम में श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिले के उपायुक्त ने मेला रूट लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि बाबा के भक्तों को कोई असुविधा न हो। एक ओर जहां भगवान भोले शंकर की महिमा अपरंपार है, वहीं स्कंद पुराण के अनुसार कांवड़ यात्रा से भी अश्वमेघ यज्ञ करवाने जितनी फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की अपनी महिमा है। दूर दूर से कांवरिये कंधे पर कांवड़ रखकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने भी राज्य अभिषेक के बाद पत्नी सीता और 3 भाइयों के साथ सुल्तानगंज से जल भरकर भोलेनाथ को अर्पित किया था। बाबा मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज बताते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार कांवड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ करवाने जितनी फल की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा 3 तरह की होती है। एक वो जिसमें भक्त रुक रुक कर चलते हैं, दूसरे वो जो डंडी कांवड़ लेकर आते हैं, यानी ये दंड देते देते आते हैं। तीसरे वे होते हैं जो बिना रुके बिना खाए पिए दौड़कर या तेज चाल में चलकर आते हैं। इन्हें डाक कांवड़िया कहते हैं। भक्त बताते हैं कि कांवड़ यात्रा में पूरे नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधु का जीवन जीना पड़ता है। बोलिए बोलिए, उनसे भी पूछेंगे, आप भी बोलिए। जल उठा के हम सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और वहाँ से हम लोग बाबा धाम की ओर आते हैं। और जब आते हैं तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं और ऐसे कोई कष्ट पीड़ा तो बहुत ही सारा है रास्ता पे, लेकिन सब दर्द एक बार जल डाले सब दर्द चला जाता है। हम बाबा के इंतजार साल भर बाबा का इंतजार होता है कि सावन आए और अपने कैसे जाएं। कांवड़ लेकर आते हैं सुल्तानगंज से कांवड़ लेते हैं। वहाँ बहुत सारे दुकानों में कांवड़ सजाने का अलग अलग अपने अपने दुकानों। कहा जाता है कि कांवड़ के दोनों किनारे सुख दुख के समान होते हैं, जो जिंदगी भर इंसान के साथ चलते हैं। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कोडरमा परिसदन सभागार में झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान गौ संरक्षण और गो तस्करी की रोकथाम, गौशाला प्रबंधन समेत कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत 1 अगस्त से 8 अगस्त तक जिले की पंचायतों में शिविर लगाई जाएगी। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सांसद कालीचरण सिंह ने चतरा समाहरणालय के समक्ष आंदोलनरत झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नैतिक समर्थन दिया। विधायक अनूप सिंह ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जरीडीह पूर्वी पंचायत में ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस ज्ञान केंद्र से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और ज्ञान अर्जित करने में बेहतर सुविधा मिलेगी। बाबा नगरी देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है। टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ 30 की संख्या में शिवगंगा सरोवर में मेडिकल टिकट के साथ तैनात किया गया है। धनबाद के टुंडे प्रखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों के बीच बीज का वितरण किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर निर्धारित अवधि में आपसी समन्वय से विकास योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जमशेदपुर अंतर्गत पुलिस केंद्र गोलमूरी में पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं की जानकारी ली तथा निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। सरायकेला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने वर्चुअल तरीके से जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर बिंदुवार चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
साहिबगंज उपायुक्त ने राजमहल टाउन हॉल और सभा कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने सभा कक्ष को मरम्मत कर बेहतर रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने राजमहल नगर पंचायत बस स्टैंड और इंडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टैंड के सुचारू संचालन और इंडोर स्टेडियम का डाक जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साहिबगंज उपायुक्त ने राजमहल उपमंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में छोटे बड़े जंगलों की सफाई की, तालाब के सौंदर्यीकरण और कैदियों की सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र, किचन रूम और शौचालयों की सफाई और बीमार कैदियों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने जामताड़ा सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनबाद पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अबुआ आवास योजना और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के क्रियान्वयन का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला उपायुक्त ने कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने और योग्य लाभुकों को योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। जिलों की खबरों के बाद अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय रहा। अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई। हजारीबाग के दारू में 77.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी और लातेहार जैसे जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि 30 और 31 जुलाई को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अब तक औसतन 43% कम बारिश हुई है। जमशेदपुर में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज से आगाज हो रहा है। दोपहर 3 बजे टूर्नामेंट का रंगारंग आगाज होगा, जिसके बाद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, JFC और असम राइफल के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों लाहौर नगरी में टूर ट्रॉफी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिस दौरान ट्रॉफी का अनावरण हुआ। जमशेदपुर में लीग चरण के 4 मैच खेले जाएंगे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। खेल प्रशंसकों को तीरंदाजी में झारखंड की दीपिका कुमारी समेत अन्य खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। उन्होंने क्वालिफाइंग दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था। फाइनल मुकाबला दोपहर 3:30 पर होगा। पेरिस ओलंपिक कई अर्थों में खास है। यहाँ के खेलगांव को इको फ्रेंडली बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह के साथ साथ इस बार के ओलंपिक कई मायनों में पिछले ओलंपिक से अलग दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ियों को ठहरने के स्थान पेरिस ओलंपिक विलेज भी खेलों के इतिहास में स्थिरता के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है। पूरे खेल गांव को पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 16,000 कार्डबोर्ड बेड हैं, जो आयोजन को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओलंपिक विलेज में तैयार किए जा रहे खाने में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए 60% से अधिक भोजन विकल्प शाकाहारी हैं। प्रतिदिन लगभग 40,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। Basically, like as compared to Asian Games, the organizing committee they basically make all the animals eco-friendly. Like if you see the bed and all, they make with the cardboards, so there is no wooden thing as used. Plus the cooling facility, basically they use the groundwater system. The internal pipelines are going inside the walls, and they have provided. I am thankful to our IOC committee. They have provided a pedestrian friend to each and every room, and the weather is so pleasant as compared to our India. Plus the food quality is good. Earlier they were facing problem, but now everything is managed so well, and we are getting too much for good facilities from IOC India. इको फ्रेंडली भी है और सब एक साथ भी रह रहे हैं, तो काफी अच्छा है सर। ओलंपिक गांव में आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक उन्नत एयर कूलिंग प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली से हवा के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जमीन के ठंडे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। छत पर लगे सौर पैनल नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाते हैं।
all apartments have an underfloor cooling system that can reduce the temperature of an external temperature from 6 to 10 degrees. And all depending also where your apartment is situated in the building, of course. But we know that there are some athletes that needs less than this. And we also know that during the Paralympics, we have some athletes that have some thermoregulation problems that really need some very cool temperature inside. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चल रहे विचार विमर्श के बीच पर्यावरण अनुकूल रुख अपनाते हुए ओलंपिक गांव को पर्यावरण अनुकूल तरीके से डिजाइन किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि पेरिस ओलंपिक विलेज ने इस बार जो नए मानक स्थापित किए हैं वो आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए एक मिसाल साबित होगी। ओलंपिक गेम्स विलेज को इस बार अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाया गया है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सके, इको फ्रेंडली बनाया जा सके और जो भी चीजें हैं वो रीयूज हो सकें, रिसाइकल हो सकें और साथ ही साथ अंदर जो है वो कंफर्ट को पूरा ध्यान में रख करके वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसको तैयार किया गया है। सस्टेनेबिलिटी को वहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि जो भी चीजें हैं वो सुनिश्चित हों। वाटर कूलिंग के माध्यम से अंदर एयर कंडीशन किया गया है। जो भी अंदर हाउसेज हैं उनके कमरों को पानी से यानी जमीन के पानी से ठंडे करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं इस पेरिस ओलंपिक के द्वारा। आने वाले दिनों में अगर और भी देश मेजबानी करते हैं, किसी भी खेल की मेजबानी करते हैं तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी है ऐसे इनिशिएटिव को लेकर के आना और पेरिस ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। कैमरा सैंडल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। असम के गुवाहाटी में खेले जा रहे हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। अपने तीसरे मैच में झारखंड पुरुष टीम ने हॉकी पश्चिम बंगाल को 9-0 से पराजित किया। इस जीत में सिमोन डोडराय ने शानदार प्रदर्शन किया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार, महिला सशक्तिकरण समेत कई विषयों का किया जिक्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए। कई राज्यों के राज्यपाल बदले। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा को दी कई सौगात। जामताड़ा में आजसू पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार बनने पर राज्य में होगी नियुक्तियों की सीबीआई जांच। और जमशेदपुर में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से जेएफसी और असम राइफल के बीच उद्घाटन मैच। पेरिस ओलंपिक में भारत को शूटिंग और तीरंदाजी में पदक की उम्मीद।